हेलो। भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन के भार्गव। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12 के एक नया चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम था हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए थे जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टि से भी। इसमें हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन देखे थे, डिजीज क्या होते हैं इसके बारे में जाने थे, और हमारे हेल्थ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं। डिजीज का डेफिनेशन क्या कहता है ये देखे थे। कितने तरह का डिजीज, जिसमें दो तरह के डिजीज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। एक पहला डिजीज जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस, और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये दोनों डिजीज के बारे में देखे थे, इनका क्लासिफिकेशन भी किए थे। इन्फेक्शियस डिजीज वैसे डिजीज कहते हैं जो किसी पैथोजेंस की वजह से होते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली ट्रांसमिट हो सकते हैं, उसे इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। और दूसरा जिसे हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, वैसे डिजीज जो कि इजीली ट्रांसमिट नहीं हो सकते उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज देखे थे, जिसमें एक एग्जांपल हम लोग किए थे जिसका नाम था कैंसर। तो इन्फेक्शियस डिजीज का भी हम लोग आगे क्लासिफिकेशन किए थे कि इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है किसी न किसी पैथोजेंस की वजह से होता है, और पैथोजेंस क्या होते हैं वैसे जो कि डिजीज कॉज कराते हैं उसे हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। तो पैथोजेंस के आधार पर हम बेसिस बात किया जाए कितने तरह के हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। तो बच्चा पहले जो देखे थे उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज, जो कि आप देख भी सकते हैं कि सबसे पहला जो देखे थे इसमें बैक्टीरियल डिजीज, जिसके एग्जाम्पल निमोनिया, टाइफॉइड किए थे। दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं वायरल डिजीज, इसमें कॉमन फ्लू हो सकता है, पोलियो आता है। फंगल जिसमें रिंग वॉर्म देखने को मिलते हैं। प्रोटोजोअन जिसमें एमीबियासिस, मलेरिया, स्क्रियासिस। और लास्ट जो देखे थे इसे हेलमिंथिस, जिसमें फाइलरेसिस या फाइलेरिया आपको हाथी पाँव देखने को मिलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिजीज जो आपके एनसीईआरटी में दिया है बेसिकली हम उसी को देखने वाले हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द रह के हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर इन्फेक्शियस डिजीज होता है तो वो किसी न किसी वेक्टर की वजह से होता है। तो हर डिजीज के अलग अलग वेक्टर हो सकते हैं। वेक्टर वो होते हैं जिसके थ्रू वो बीमारी होती है या जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से वो बीमारी होती है। तो एक दो वेक्टर के नाम हम जान लेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी है और याद भी रहना चाहिए। तो वेक्टर किसे कहेंगे? वेक्टर वो होते हैं जिसके वजह से, या कह सकते हैं कि जो बीमारियों को फैलाते हैं। जैसे कि आप हाउस फ्लाई जो होती है हमारे घर में, जो मक्खी होती है जो खानों पर बैठती है और कूड़े कचरे पर बैठती है, ह्यूमन एक्सक्रीटा बैठती है। तो ये क्या करती है कि वहां पर जब बैठती है तो उसमें जो भी पैथोजेंस होते हैं उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे चिपक जाते हैं, और वो जब खाने पे बैठती है तो वहां पे वो छोड़ देती है, जिसके वजह से वो पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं और उसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे किया जाए तो कुछ आपके पैथोजेंस के नाम याद है। जैसे कि सबसे पहला जो आपका वेक्टर हो गया मस्क्यूटोज। मस्क्यूटोज कॉमन है, मच्छर। ये काटने की वजह से इसके जो है सबसे पहली चीज जो हम लोग देखने को मिलते हैं वो हो गया डेंगू, मलेरिया, तरह तरह की बीमारियां होती है। तो ये एक तरह का जो है मस्क्यूटो जो हो गया, ये एक तरह का आपका फैक्टर हुआ। तो इससे मस्क्यूटो से क्या हो जाता है, आपको डेंगू देखने को मिलते हैं। और डेंगू जो होता है इसके पीछे जो वेक्टर होता है उसका नाम है एडिस इजिप्टी। इसका नाम याद रखेंगे, एडिस इजिप्टी। ये इसका वेक्टर हुआ। जो मस्क्यूटोस काटने की वजह से डेंगू होता है तो इसके पीछे इसमें वेक्टर क्या होता है, मच्छर में जो पाया जाता है वो एडिस इजिप्टी होता है, जिसको काटने की वजह से जो है वो डेंगू हो जाता है। दूसरा जो होता है चिकनगुनिया, आप नाम सुने भी होंगे, चिकनगुनिया। जो चिकनगुनिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये भी एडिस इजिप्टी और एक और वेक्टर है जिसे बोलते हैं हम लोग एडिस एल्बोपिक्टस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एडिस एल्बोपिक्टस। एडिस एल्बोपिक्टस। अगला जो हमारा है मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये भी मच्छर काटने की वजह से होता है। कौन सा मच्छर काटने की वजह से होता है, तो एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर जो होता है
जब ये काटती है तो इसके वजह से जो है मलेरिया देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो है आपके वेक्टर हो गए, एडिस इजिप्टी, एडिस अल्बिपिक्टस जो जिसकी वजह से चिकनगुनिया होता है, मलेरिया जिसकी वजह से ये फीमेल एनोफ्लीज मच्छर काटने की वजह से मलेरिया हो जाता है। ये तरह तरह के जो है ये वेक्टर होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां होती है। अब जो है पिछले क्लास में जो हम लोग डिजीज के क्लासिफिकेशन किए थे, इसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहला पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, कि बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सी बीमारियां आती है और इनका साइन सिम्टम्स क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज इसमें हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग रहेगा आज का वो है बैक्टीरियल डिजीज। इसमें सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे आज का बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहला जो हेडिंग रहेगा हमारा आज का वो है बैक्टीरियल डिजीज, यानी वैसे डिजीज जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइफाइड। कॉमन बीमारियां होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सीवियर जो होता है फीवर होता है, बहुत ही हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, हेडेक रहता है, वोमिटिंग होता है, शरीर में भोजन नहीं पचता है, आपको वीकनेस महसूस होगा, तरह तरह के जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आपका टाइफाइड होता है, ये किसके द्वारा होता है? तो इसके पीछे का जो वेक्टर होता है ये होता है आपका सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम है सैल्मोनेला। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की वजह से जो होता है आपको टाइफाइड होता है, ये याद रखेंगे। अब ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कैसे एंटर करता है, तो मैं आपको बता दूं कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है, कई बार क्या होता है कि हम जो है अफेक्टेड फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, वैसे भोजन जो कि खुले में रखे रहते हैं। कई बार दुकानों में जो होता है सब जो आपके खाने जो होते हैं या फास्ट फूड कॉर्नर पर हम लोग जनरली देखने को मिलते हैं, ऐसे ही उसको खुले में रखे जाते हैं, उसको अच्छे से ढके नहीं रहते, जिसके वजह से ये किसी वेक्टर की वजह से ये हमारे भोजन पे आते हैं और भोजन से हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। कई बार जो होता है पोर्टेबल पानी, साफ सुथरा पानी नहीं कंज्यूम करने की वजह से भी हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, और ये सबसे पहले आपके जाके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेंगे, जिसके वजह से आपका भोजन नहीं पचेगा, उसकी वजह से शरीर में वीकनेस भी हो जाता है, कमजोरियां हो जाती है। तो याद रखेंगे कि सैल्मोनेला जो टाइफी बैक्टीरिया होता है ये इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं कि एस टाइफी इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्वेश्चन इससे ये भी आ सकता है कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया किसको अफेक्ट करता है, तो ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, याद रखना। इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर या फूड के माध्यम से ये जो है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है, और ये इसके जो है हमारे बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद ये ब्लड के माध्यम से दूसरे ऑर्गन्स को भी जाके इफेक्ट करता है। तो बात ये है कि इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए हम सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का जांच या ऐसे कहे कि टाइफाइड का टेस्ट कैसे करवाते हैं, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट। इस टेस्ट का नाम याद रखेंगे। हमारे लेबोरेटरी में जो जांच होता है जिसकी मदद से मालूम चलता है कि उसे टाइफाइड हुआ है, इसके लिए एक टेस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग विडाल टेस्ट। और कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है जनरली। कैसे होता है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से होता है। इन सारे छोटे छोटे बातों को जब याद रखेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा सिलेबस ऐसे धीरे धीरे कवर हो जाएगा और आपको सब कुछ याद रहेगा। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं अभी इसे मिटाऊंगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, और इसके लिए हम लोग जांच करने के लिए एक टेस्ट कराते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग विडाल टेस्ट।
अब बात ये है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो कौन कौन से सिम्टम्स बताता है, या पेशेंट को क्या क्या महसूस होता है जब उसको टाइफाइड होता है, उसको क्या पहचान है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स लिखेंगे, सिम्टम्स क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में दे सकता है कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें सिम्टम्स को आपको पहचानना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें हाई फीवर देखने को मिलते हैं और ये प्रोलॉन्ग रह सकते हैं, 1 मंथ तक लगभग लगभग हो सकता है, 12-13 दिन तक, 15 दिन तक लगातार हो सकता है। इसका ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, सुबह भी आ सकता है, शाम को भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है। सुबह में थोड़ा कम हो सकता है तो शाम को ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका ड्यूरेशन भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टाइमिंग पे आ सकता है। इसका सबसे पहला सिम्टम्स क्या है कि इसमें हाई फीवर देखने को मिलता है, जो भी पेशेंट रहता है उसको सीवियर फीवर रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसको वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, तो भोजन सही से डाइजेस्ट होता नहीं है, तो पेशेंट जो होता है इसमें कमजोर हो जाता है, कमजोरी की शिकायत रहती है, और उसके पेट में दर्द भी रहता है, यानी स्टोमक पेन भी रहता है, उसको स्टोमक पेन भी देखने को मिलते हैं। जो इसमें अगला सिम्टम्स रहता है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है उसका इरेगुलर बॉलिंग मूवमेंट हो जाता है, उसका बॉलिंग मूवमेंट जो है वो इरेगुलर हो जाता है, अगर सही से उसको पॉटी नहीं होते हैं, ये सारे कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं, इसको कंस्टिपेशन बोलते हैं। अगला जो सिम्टम्स है इसमें पेशेंट को हेडेक भी देखने को मिलते हैं, सर में बहुत सीवियर दर्द रहता है, ये इसके सिम्टम्स है। अगला जो है इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, डाइजेशन सही से नहीं होता है, भोजन सही से नहीं पचता, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है क्या होने लगता है, कमजोरी होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पेशेंट को जो है वो टाइफाइड हुआ है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हाई फीवर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, शरीर में कमजोरी हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडक हो सकता है, एपेटाइट लॉस हो सकता है, यानी उसका जो है बहुत ज़्यादा जो है वीकनेस हो जाएगा, भोजन सही से पचेगा नहीं, वोमिटिंग वोमिटिंग हो सकता है। ये सारे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रहता तो ऐसा रहता है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो जाए, अगर बहुत सीवियर हो जाए, तब जो है आपके इंटेस्टाइन में परफोरेशन देखने को मिलता है, आपके इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, तो उसके वजह से बहुत सीवियर आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फूड मटेरियल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आने की वजह से जो होता है, हो सकता है कि पेशेंट को जो है मौत भी हो जाए। ये इतना सीवियर हो सकता है अगर हद से ज़्यादा हो गया तो समय रहते हुए इसका टेस्ट करा के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहने का मतलब है कि उसके इंटेस्टाइन के अंदर छोटा छोटा छिद्र बन जाना, जब इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, अगर ये मोर सिवियर इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन द केस ऑफ, इन द सीवियर केसेस ऐसे लिख सकते हैं, इन द सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो सकता है। ये सारे बातें हैं जो आपको याद रखना है, जिसकी वजह से इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे मिटाऊंगा अभी। अब इसमें क्या होता है कि सीवियर जो है, अगर फीवर है, कमजोरी है, वीकनेस है, तो इसके लिए मेडिसिन चलते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक का डोज चलता है, जिसपे हम लोग सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पर निजात पाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। जो हमारा नेक्स्ट डिजीज इसमें पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज में, वो है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, आप लोग सुने होंगे, जनरली ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें ये केस ज़्यादा देखने को मिलता है निमोनिया का। अब बता दें आपको कि निमोनिया जो है ये आपके लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होता है, जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई होता है, उस एल्वोलाई हॉलो होता है, जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। इस एल्वोलाई के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड के एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसके वजह से जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सरफेस एरिया कम हो जाता है, और पेशेंट को सांस लेने में समस्या आती है, जिसकी वजह से उसे कफ बन जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग निमोनिया। तो हमारा नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक रहेगा, अगला जो डिजीज है वो है निमोनिया।
दूसरा डिजीज है, याद रखेंगे, निमोनिया। मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। जो अगला डिजीज हम लोग को पढ़ना है इसमें वो है निमोनिया। तो निमोनिया मैं बता दूं, पहली चीज क्या है, ये लंग्स के एल्बोलाई का प्रॉब्लम है। ये भी किसी न किसी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है इसके लिए क्या टेस्ट करा सकते हैं और कौन सा ऑर्गेन इफेक्ट रहता है। ये सारी बातों को याद रखना चाहिए। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें भी एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दूसरा जो इसमें है, इसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो बैक्टीरिया है जिसका नाम याद रखेंगे, पहला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा जिसका बोलते हैं हम लोग हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके लंग्स होते हैं कुछ इस तरह से लंग्स होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैकिया हो गया और इसके अंदर ऐसे ये आपके दो लंग्स होते हैं और इस लंग्स के अंदर जो है, इसके अंदर जो है ऐसे एल्वोलाई होते हैं। इस एल्वोलाई के अंदर जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। इस एल्वोलाई के अंदर में जो है ऐसे गैसियस एक्सचेंज होता है। इस एल्वोलाई के अंदर जो है ऐसे गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर किसी भी वजह से यहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, यहाँ पे किसी वजह से यहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो इसके जो एक्सचेंजेस सरफेस होते हैं जहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज सही से नहीं होता है। यहाँ पे फ्लूइड के एक्युमुलेशन हो जाए किसी वजह से, इसी वजह से क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ फ्लूइड के एक्युमुलेशन हो जाए, कफ बन जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं निमोनिया, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में समस्या हो। यानी इसमें क्या होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इस तरह से, ये जो गैसेस का मान लीजिए यहाँ पे ये एल्वोलाई हो गया, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हो गया। ब्लड वेसल्स में यहाँ पे आरबीसी होता है जो ऑक्सीजन लेके आता है, और यहाँ पे जो है स्क्वामस क्यूबोइडल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो पाया जाता है, इस स्क्वामस एपिथेलियम को पार करके गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन किसी भी वजह से मान लीजिए यहाँ पे आपको फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए, इमेजिनेशन कीजिए यहाँ पे ऐसे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए, तो जो भी यहाँ पे O2 CO2 आ रहा है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे CO2 है, ये O2 इधर नहीं आ पाएगा, CO2 उधर नहीं जा पाएगा, अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में समस्या होगी। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं निमोनिया। तो याद रखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से ये होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ये किसको इफेक्ट करते हैं, तो ये जो इफेक्ट करते हैं तो ये लंग्स के एल्वोलाई को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट एल्वोलाई ऑफ लंग्स, ये लंग्स के एल्वोलाई को इफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो एल्वोलाई होता है वो फिल्ड हो जाता है किसी से, फ्लूइड से। दिस एल्वोलाई filled with fluid causing decreases in respiratory efficiency of the lungs, respiratory efficiency of the lung, जो उसके सांस लेने की क्षमता है, गैसेस के एक्सचेंज करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग निमोनिया।
ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि पहली चीज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है, और दूसरी चीज क्या होती है कि ये लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होता है, इस एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से गैसेस का सही से एक्सचेंज नहीं होता है, जो उसका रेस्पिरेटरी सरफेस है वो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कर जाता है, और लंग्स के जो इफिशियंसी होती है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने की जो क्षमता होती है, ये जो होती है डिक्रीज कर जाती है। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज क्या है कि ये निमोनिया फैलती कैसी है। तो मैं बता दूं कि निमोनिया जो होती है ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन फैलती है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन पहले से अगर उसके कंटेक्ट में अगर खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके नाक से जो भी ड्रॉपलेट्स निकलती है, एरोसॉल निकलती है, वो दूसरे पर्सन की ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। अगर वो कोई सामान का इस्तेमाल कर रहा है, वैसे कॉमन चीज का एक्सचेंज शेयर कर रहा है जो वो भी यूज कर रहा है, तो अगर वो खांसेगा, छींकेगा, तो वो एरोसॉल उस ऑब्जेक्ट पर जाएगी, और वो ऑब्जेक्ट अगर वो टच करता है तो हो सकता है उसके हाथों के थ्रू उसके बॉडी में भी इंटर कर सकता है, और पेशेंट को जो है निमोनिया हो सकता है। तो पहली चीज बता दें कि निमोनिया जो होती है ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं अभी, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नोट्स ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़िएगा। अगर नोट्स रहेगा तो रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है, एग्जाम के समय आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं, और सारे बात आपके दिमाग में रहते हैं। पहली चीज तो जो लोग भी ये नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साथ, उनको बहुत फायदे होंगे। और दूसरी चीज साथ साथ में एनसीईआरटी का रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये टारगेट बैच है, तो मैं उसमें वही बातों को रख रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और कम समय में आपका स्टडी बेहतर हो सके, इसके लिए मैं आपको जो एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उसको आपके सामने रख दे रहा हूं। तो बात यह है कि ये फैलते कैसे हैं, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इट ट्रांसमिट लिख सकते हैं, इट ट्रांसमिट फ्रॉम an infected person to healthy person by वाटर ड्रॉपलेट्स, या ऐसे लिख सकते हैं कि इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। जो भी वो सांस ले रहा है, ये छोड़ रहा है, उसमें वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर की जो बूंद होती है, जो एक वजह से दूसरे जगह जाती है, या इसे ऐसे लिख सकते हैं एरोसॉल के माध्यम से, इनहेलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल। ठीक है, तो इसके वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये बात समझ में आ गया ट्रांसमिशन। अब बात है कि इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है, इसको कैसे पहचान सकते हैं कि उस व्यक्ति को निमोनिया हुआ है। तो इसका सिम्टम्स याद रखना बहुत जरूरी है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पेशेंट को फीवर देखने को मिलते हैं, बुखार हो जाता है, बहुत ज्यादा सीवियर फीवर रहता है। दूसरी चीज से बहुत ही ठंड महसूस होती है, चिल्ड महसूस होगा, एकदम ठंड महसूस होगा, बहुत कपकपी रहेगा, कफ हो सकता है, खांसी भी रहेगा, उसे कफिंग रहेगा, और साथ साथ उसे हेडेक हो सकता है। तो ये सारे जो है इसके सिम्टम्स हैं, जिसके आधार पे हम पहचानते हैं कि उस व्यक्ति को जो है ये आपको क्या नाम है, निमोनिया हुआ है। तो ये दो चीज हैं आपको, निमोनिया और टाइफाइड, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और आपको इस बातों का ध्यान रखना है कि इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दिए हुए, लेकिन सबको अपने को नहीं पढ़ना है। तो और कौन कौन से हो सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज, उसका नाम याद रखना है बस। वो किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, ये वायरस के द्वारा होते हैं, या फंगल के द्वारा होते हैं, बस आपको ये बातों को ध्यान रखना है। तो और कौन कौन से हो सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज, जैसे कि आपको हो सकता है डायसेंट्री, प्लेग हो सकते हैं, डिप्थीरिया हो सकता है,
डिप्थीरिया हो सकते हैं। ये सारे कुछ ऐसे और हैं, ETC आर सोम अदर बैक्टीरियल डिजीज। ये ऐसे कुछ और बैक्टीरियल डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ETC। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए डिजीज के साथ शुरुआत करेंगे। आज हम लोग बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायरल डिजीज को पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से आपके NCERT दिए हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे, उसके साइंस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वैसे लोगों को जरूर शेयर करें जिनको इसके नीड से सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में बायोलॉजी सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।